हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो हर उस औरत के लिए इम्पोर्टेंट है जो पहली बार माँ बन रही है। उनके मन में ये सवाल ज़रूर होता है, ये टेंशन होता है, ये डर होता है कि लेबर रूम में क्या होगा या डिलीवरी रूम में मेरे साथ क्या होगा। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपके मन में ये बिल्कुल हमेशा 9 मंथ, जब से हमें पता चलता है कि हमने कंसीव किया तब से लेके 9 मंथ तक ये हमारे मन में टेंशन बनी रहती है कि जाने क्या होगा, लेबर रूम में क्या होगा, कितना पेन होगा, किस तरह से होगा, कैसी सिचुएशन होगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेबी होने वाला है। तो आज मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन से सारी शंकाएं, सारे संदेह, सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, हर औरत का एक अलग अलग पेन होता है, कोई ज़रूरी नहीं सबको एक ही तरह का हो। किसी को पहले वाटर ब्रेक होता है, किसी को पहले पेन होता है, किसी को वाटर ब्रेक होने के बाद भी पेन नहीं होता है। तो उनके साथ उस केस में क्या होता है, जिसको वाटर ब्रेक हो जाता है और पेन नहीं होता है, उस केस में डॉक्टर आर्टिफिशियल पेन देते हैं। आपको इंजेक्शन या दवा या जिस भी तरह से आपको डॉक्टर आर्टिफिशियल पेन देते हैं। मेरे केस में मेरे बाबू के टाइम पे ये हुआ था मेरे साथ कि जब मेरा छोटा वाला बेबी बॉय जब मेरा हुआ तो उस टाइम पे मुझे पेन नहीं हुआ था, मुझे सिर्फ वाटर ब्रेक था। रात से मैं डॉक्टर से मिलने यूं ही गई थी, क्योंकि मुझे 2 केसेस में, मेरे पहले 2 डिलीवरी में मुझे वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मुझे वाटर ब्रेक के बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि अब अगर आप लेट करेंगी तो आपका बच्चा ये गंदा पानी पी जाएगा, इसलिए वाटर ब्रेक के बाद आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप पेन का वेट बिल्कुल भी मत करें। अगर आपका वाटर ब्रेक हो जाता है पहले तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे और उसके वजह से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब अगर आपको पहले पेन आता है, वाटर ब्रेक नहीं होता है, तो आप पेन आने का इंतज़ार करिए। ये जैसे आपको रुक रुक के अगर थोड़ी थोड़ी देर पे पेन आता है, जैसे 5 मिनट का समय ले लिए, 3 मिनट का, 2 मिनट का समय ले लेके आपको पेन आता है, तो आप थोड़ा वेट करिए। अगर आपको कंटिन्यूसली पेन आता है हर 2 सेकंड या 3 सेकंड पे, इस तरह से अगर आपको पेन आता है तो समझिए कि अब आपका समय नज़दीक आ गया है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर्स में करती क्या है, देखिए, पहले आपको लेबर रूम में ले जाने से पहले डॉक्टर ये कहते हैं कि आप अपना पेट खाली कर लीजिए, सुसु पोटी कर लीजिए, ताकि कुछ औरतों को ताकत लगाने में, डिलीवरी करवाने में उन्हें पोटी सुसु भी हो जाती है। अगर आपको एनिमा दिया गया है तो ठीक है, एनिमा देने के बाद पेट वैसे ही खाली हो जाता है। वैसे आजकल मोस्टली डॉक्टर एनिमा देती हैं, तो एनिमा देने के बाद अगर आपका पेट खाली हो गया तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको एनिमा नहीं दिया गया है तो आपको डॉक्टर बोलती है कि पेट खाली कर लीजिए, नहीं भी बोलते तो भी आपको ये कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको लेबर रूम में ले जाके एक ऐसी टेबल पे लिटा दिया जाता है जो स्पेशली इसीलिए बनी होती है, वो ये इस आकार की होती है, इस आकार की। मैं आपको बताऊं क्या, ऐसे बनी होती है, ऐसे यू शेप में, जो नीचे से यू शेप में होती है, जहाँ पे आप इन साइडों में अपने दोनों पैर टिका सकते हैं और ये जगह खाली होती है डिलीवरी के लिए। तो उस पे आपको लिटा दिया जाता है और फिर डॉक्टर वेट करती हैं कि आपको पेन आए, और जब आपको पेन आएगा तो वो आपसे पुश करने के लिए बोलेंगी। आपको पेन आने के साथ ही डॉक्टर बोलेंगी पुश 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 करिए, और आपको उस टाइम पे ताकत लगानी है, पुश करना है, जिससे कि आपका बेबी नीचे की ओर खिसकेगा। एक चीज़ और, अगर आपको पेन आता है और डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलते हैं तो आपको गहरी सांस कभी भी नहीं लेनी है, कि आप सोचो कि सांस आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। इससे बेबी नीचे नहीं जाने के बजाय बल्कि ऊपर खींचेगा आपका बेबी, तो इसलिए आपको ऐसे खींच के सांस नहीं लेनी है कभी भी। तो आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलेंगे, और अगर आपको पेन आता है तो आप उसे सांस अंदर की तरफ करते हुए, नीचे लेते हुए, नीचे की तरफ अगर ताकत लगाएंगे तो आपका बेबी नीचे की तरफ खिसकेगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा।
फिर डॉक्टर टेबल पे लिटाने के बाद आपके दर्द का वेट करती हैं और आपसे पुश करने के लिए कहती हैं। उसके बाद जब आपका बेबी 2 पुश, 3 पुश, 4 पुश में, ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार ताकत लगाया, 2 बार ताकत लगाया और आपका बेबी बाहर आ गया, नहीं, आपको बार बार पुश करना होता है जब तक आपका बेबी बाहर नहीं आ जाता है। और बेबी का सर बाहर आते ही डॉक्टर बच्चे को पकड़ के बाहर कर लेते हैं। उस समय डॉक्टर का हाथ चलता है, वहाँ पे हाथ पकड़ के वो बच्चे का सर पकड़ के या शोल्डर से पकड़ के बच्चे को बाहर कर लेती हैं, बाहर आने में मदद करती हैं बच्चे की। और इसके बाद बच्चे को मदर की सीने पे, छाती पे या पेट पे लिटा दिया जाता है, जिससे कि बच्चा डरे ना, चौंके ना, उसे बॉडी का टेम्परेचर मिले, क्योंकि वो बॉडी के अंदर से आया हुआ होता है। तो उसे उस टेम्परेचर से तुरंत अलग नहीं किया जाता है, उसे उस टेम्परेचर पे ही रख दिया जाता है। और उसके बाद मदर की गर्भनाल, जो कि बच्चा होने के बाद अंदर रह जाता है, उसे डॉक्टर बाहर निकालती हैं, सफाई करती हैं पेट की, कि कोई भी गंदगी किसी तरह की अंदर ना रह जाए। इस पर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड रुका होता है वो साफ़ हो जाता है, और कुछ गंदगी होती है बच्चे के साथ, नाल, प्लेसेंटा, ये सब कुछ डॉक्टर साफ़ करती हैं। उसके बाद आप बच्चे को दे दिया जाता है किसी बच्चे के डॉक्टर को, जिसे वो चेक करते हैं कि उसकी नब्ज़, उसकी हार्ट बीट, सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बच्चे को एडमिट किया जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो थोड़ी देर बाद मदर को सौंप दिया जाता है। एक चीज़ और, बेबी होने के बाद भी आपको सांस ऊपर की तरफ नहीं खींचनी है। बेबी होने के बाद अगर आप सांस ऊपर की तरफ खींचेंगी तो वो नाल जो होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी, फिर उसे निकालने में उतना ही मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी जितना कि बेबी को पैदा करने में करनी पड़ी है। मेरे साथ ये हुआ था, जब मेरा बेबी बॉय हुआ था तो एक औरत के 7वें महीने में बच्चा हुआ था, मतलब प्रीमेच्योर बेबी था, तो वो 7वें महीने में हुआ था और उसकी गर्भनाल ऊपर चढ़ गई थी। आप समझो 3 घंटे डॉक्टर लगी रहीं और उन्होंने मतलब बिना ऑपरेशन के उसको बाहर निकाला। अगर वो सक्सेस नहीं होती तो उन्हें फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता, लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट अच्छी डॉक्टर थी तो उन्होंने उसे बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के बाहर निकाला। जबकि उनका बेबी भी प्रीमेच्योर था तो उसे एडमिट करना पड़ा था। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि आपको हर तरह से दिमाग और दिल से बिल्कुल शांत होना है। हाइपर नहीं कि आपका बीपी हाई हो जाए, आप परेशान हो जाओ, घबरा जाओ, नर्वस हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है लेबर रूम में। और जैसे डिलीवरी के बाद कुछ औरतें इतना थक जाती हैं ताकत लगाते लगाते कि वो सो जाती हैं, उन्हें नींद आ जाती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके शरीर में वीकनेस और थकान की वजह से आपको नींद भी आ सकती है उस टाइम पे। बच्चा होने के बाद, बच्चा जब होता है तो आपके प्राइवेट पार्ट में कितनी जगह है कि बच्चा उसमें से निकल सकता है, आपके बच्चे का वेट क्या है, आपके बच्चे का साइज़ क्या है, आपका बच्चा कितना बड़ा है, इस हिसाब से डॉक्टर आपको चीरा लगाती हैं। देखिए, चीरा लगाने के टाइम पे किसी तरह से वो सुन्न नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो सुन्न कर देंगी तो फिर आपको पेन का एहसास ही नहीं होगा, और पेन का एहसास नहीं होगा तो फिर डिलीवरी कैसे होगी। इसलिए उस टाइम पे डॉक्टर कोई भी एनेस्थीसिया नहीं देती है, ना सुन करती हैं, वो ऐसे ही सुन किए बिना ही चीरा लगाती हैं। अब ये कोई निश्चित नहीं है कि वो कितना बड़ा चीरा लगाएंगी, क्योंकि बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा चीरा लगाते हैं, और उसी चीरे के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको टाँके कितने लगते हैं। इसे छोटा ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये मोस्टली हर औरत के साथ होता है, लेबर रूम में छोटा ऑपरेशन होता है जो कि डॉक्टर चीरा लगाते हैं। और हाँ, टाँका लगाने के टाइम पे कुछ डॉक्टर सुन्न करते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे दोनों बेटियों के टाइम पे मुझे टाँका लगा था, लेकिन मुझे सुन्न नहीं किया गया था, और वो पेन फिर असहनीय होता है। चीरा लगाना तो नहीं पता चलता है, क्योंकि हम इतने पेन में रहते हैं कि जब वो चीरा लगाती हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब चीरा लगा दिया। लेकिन जब वो अगर बिना सुन्न किए वो टाँके लगाती हैं तो वो पेन असहनीय होता है, वो नहीं सहा जाता है। सॉरी। इस पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है।
और उस हिसाब से चीरा लगेगा। उसी चीरे के हिसाब से ये डिपेंड होगा कि आपको टाँके कितने आएंगे। उन टाँकों की भी आपको देखभाल करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि हर जितनी बार आपकी डिलीवरी होगी उतनी बार टाँके आएंगे, ऐसा नहीं है। किसी को पहली बार ही आते हैं, किसी को 2 बार आते हैं, मतलब दूसरी डिलीवरी में भी टाँके आते हैं, किसी को दूसरी में भी नहीं आते हैं, किसी को तीसरी में भी आते हैं, किसी को तीसरी में भी नहीं आते हैं। मुझे तीसरी डिलीवरी में कोई टाँके नहीं आए थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड डिलीवरी में टाँके आए थे। चीरा लगाने की तो ज़रूरत सेकंड डिलीवरी में नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ही बार में जगह इतनी फैल जाती है, वो इस तरह से सेट हो जाता है कि बेबी होने में बहुत आसानी होती है और कोई भी चीरा नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर वो चीरा खुल जाता है तो आपको बेबी आसानी से हो जाता है, लेकिन उसमें टाँके लगाने पड़ते हैं फिर दोबारा से। डॉक्टर कई तरह से टाँके लगा सकती है, इधर से भी, या जिस उस सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर आपको चीरा लगाएंगे और उसी हिसाब से आपको टाँके लगाएंगे। तो ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका बेबी का साइज क्या है, आपका बेबी कितना हेल्थी है, कितना बड़ा है। तो ये थी मेरी जानकारी लेबर रूम की। मुझे जितनी नॉलेज थी, जो मेरे साथ हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया। और अब आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ना सही पर किसी के लिए तो इन्फॉर्मेटिव होगी। और हर उस नई मदर की, यहाँ तक कि मेरे मन में भी ये टेंशन पूरे 9 मंथ बनी थी कि लेबर रूम में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि मेरे साथ लेबर रूम में क्या होगा। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर उस नई मदर के माइंड से टेंशन हट जाए कि लेबर रूम में उसके साथ क्या होगा।